नमस्कार, आदाब और हेलो मेरे सभी दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस और आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है और वो है भरोसेमंदी यानी रिलायबिलिटी। अब हमारे लिए किसी चीज पर भरोसा करना या यकीन रखना कितना आसान है। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्त कितने भरोसेमंद हैं, हमारा बिजनेस पार्टनर कितना भरोसेमंद है, हमारा जीवन साथी जो जिंदगी के सबसे अहम रिश्तों में से एक है वो कितना भरोसेमंद है, हमारे बच्चे कितने भरोसेमंद हैं। और ये सवाल भी मेरे एनालिसिस में आता है जब कोई शख्स मेरे पास ज्योतिष परामर्श लेने आता है और पूछता है क्या मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े रहेंगे, क्या मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा साथ देंगे, क्या मैं अपने बच्चों पर भरोसा कर सकता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो क्या बच्चे मेरी मदद करेंगे, क्या वो मेरे आसपास रहेंगे। तो ये सवाल लोगों के जहन में जरूर होता है। शादी से पहले उनके जहन में सवाल होता है क्या ये शख्स भरोसेमंद है। और अगर आपने शादी का फैसला करने से पहले कुछ साल डेटिंग या रिश्ता भी निभाया है तब भी आप बिल्कुल पक्का करना चाहेंगे कि ये शख्स पूरी तरह भरोसेमंद है, क्योंकि एक जीवन साथी जो भरोसेमंद नहीं है उसका मतलब है कि आपको ना पहुंच भावनात्मक मुश्किलों, नफरत, बेचैनी और गम का सामना करना पड़ सकता है। बाहरी मसलों के अलावा भी जहां कोई आपके जीवन साथी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकता है। मिसाल के तौर पर जीवन साथी दूसरों की चालबाजियों का शिकार हो सकता है और आपके लिए ना भरोसेमंद साबित हो सकता है। और ये खास तौर पर तब हो सकता है अगर किसी वजह से आपका अपने जीवन साथी से मनमुटाव हो जाए और आपके जीवन साथी को आपके सारे राज पता हो और फिर वो उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। और हम अक्सर मीडिया में सुनते हैं कि किसी के जीवन साथी पुलिस के पास गए और कहा ये शख्स इनकम टैक्स नहीं भरता और मुझे पता है कि इसकी जायदाद कहाँ छुपी है, और इस तरह की तमाम कहानियां हम सुनते हैं। तो भरोसेमंदी निस्संदेह हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, चाहे वो बच्चे हो, बिजनेस पार्टनर हो, जीवन साथी हो या यहाँ तक कि ऑफिस के साथी या बॉस भी। कई बार आप जानते हैं, काम पर लोगों को अपने कुछ राज बता देते हैं, कुछ साथियों के साथ कुछ अहम डाटा शेयर कर देते हैं और फिर सवाल उठता है हमारे जहन में क्या ये शख्स भरोसेमंद है। आमतौर पर हर मुलाजिम को हर डाटा की एक्सेस नहीं दी जाती। डिपार्टमेंट्स के अपने अलग फोल्डर होते हैं जहां अहम जानकारी होती है और सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही वो बाहर के लोगों को उन फोल्डर्स की एक्सेस देते हैं। हर तरह की फाइनेंशियल जानकारी हर मुलाजिम के साथ शेयर नहीं की जाती। लोगों की सैलरी हर मुलाजिम को नहीं बताई जाती। किसका प्रमोशन होगा, किसका नहीं होगा, आपको शायद ऐलान होने तक पता न चले। तो भरोसेमंदी का सवाल या उसकी अहमियत हमारी जिंदगी में मौजूद है, चाहे वो किसी इंसान की जिंदगी हो, किसी संगठन का कार्यकाल हो या फिर एक मुल्क भी। हम किस मुल्क पर भरोसा कर सकते हैं, किस मुल्क पर नहीं कर सकते, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है फेयर वेदर फ्रेंड। तो क्या कुंडली में ऐसी पोजीशंस होती हैं जो साफ इशारा करती हैं कि कोई शख्स बहुत भरोसेमंद है या नहीं। आज हम कुछ ऐसी पोजीशंस की बात करते हैं जिनका मतलब हो सकता है कि शख्स भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि कोई भरोसेमंद है या नहीं और फिर हम उन पर भरोसा नहीं करते और हमेशा उन्हें शक की निगाह से देखते हैं तो ये ठीक नहीं है। हालांकि अगर हमें बिल्कुल पक्का यकीन है कि कोई शख्स भरोसेमंद नहीं हो सकता और हम सिर्फ सावधानी बरत रहे हैं, उन पर शक नहीं कर रहे, तो ऐसे मौके को हैंडल करना आसान होता है और वक्त गुजरने के साथ वो शख्स शायद भरोसेमंद भी साबित हो जाए। तो मिसाल के तौर पर भरोसेमंदी की असल बुनियाद ये है कि शख्स कैसे सोचता है और कैसे अमल करता है। सोच और अमल साथ साथ चलते हैं। एक शख्स एक खास तरह से सोच सकता है और शायद ये साबित कर सकता है कि कागज पर तो ये सही सोचता है, लेकिन उसके आसपास के हालात या मौके की वजह से उसका अमल बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा वो सोचता है। और वो शख्स वापस आकर कह सकता है आप जानते हैं मैं मजबूर था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे मुश्किल हालात में भी बहुत भरोसेमंद साबित होते हैं, क्योंकि उनकी कीमतें, उनके उसूल उन्हें ऐसा करने नहीं देते, चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। तो चलिए कुछ पोजीशंस पर नजर डालते हैं। अब एक पोजीशन जो मेरे जहन में आती है वो है राहु की। और राहु क्या करता है। राहु की असल फितरत ही ये है कि वो आपकी आंखों के सामने एक धुंध पैदा कर देता है। आप अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते और भौतिक चीजों की लालसा या जरूरत इतनी हावी हो जाती है कि वो सब ठीक लगने लगता है। और आप सोच सकते हैं ये धोखा नहीं है, ये चालबाजी नहीं है, आप सिर्फ स्ट्रीट स्मार्ट है, चीजें चलती हैं और आप ऐसे ही काम करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि हर कोई तो यही करता है। तो राहु आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद चीज कानूनन गलत है, लेकिन प्रैक्टिकल नजरिए से ये गलत नहीं है।
और जिंदगी जीने के तरीके के हिसाब से ये गलत नहीं है, तो ऐसा शख्स आपकी सोहबत में खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो शख्स ये सोचता ही नहीं, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो। और इस तरह राहु लोगों के जहन में ये बात पैदा कर देता है कि कुछ काम गलत नहीं है। दूसरी चीज जो वो करता है वो ये कि नेटिव की आंखों के सामने धुंध पैदा करने के साथ साथ वो उस शख्स को ऐसी चालें और प्लान बनाने में भी मदद करता है जिससे वो दूसरों की आंखों के सामने भी धुंध पैदा कर सके। तो शख्स को लगता है ठीक है, धोखा देना गलत नहीं है, कभी कभी झूठ बोलना भी ठीक है, और फिर वो किसी को फंसाने की और किसी की आंखों पर पर्दा डालने की स्कीम बनाता है और उनसे पैसे या एहसान ले लेता है। और इसीलिए राहु उन ग्रहों में सबसे आगे है जहां भरोसेमंदी पर सवाल खड़ा होता है। तो मिसाल के तौर पर एक पोजीशन लेते हैं, अगर आपकी कुंभ लग्न है और राहु दूसरे घर में मीन राशि में है, और दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आमदनी का भी घर है, तो ये शख्स आमदनी के मामले में कुछ गैर मामूली रुझान रख सकता है। इतना तो तय है राहु की दूसरे घर में मीन राशि में मौजूदगी की वजह से। इसका मतलब है कि शख्स पैसा कमाने के लिए कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी का गैर मामूली तरीके से इस्तेमाल करेगा। अब तक तो सब ठीक है। अब जैसे ही आप एक ऐसा ग्रह डालते हैं जो आपको तज़किया करने की ताकत देता है, मिसाल के तौर पर अगर बुध दूसरे घर में नीच का हो जाए, तो जाहिर है एक चुनौती पैदा होगी, एक मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि बुध कुंभ लग्न वाले के लिए 8वें घर का मालिक होता है, और 8वां घर छुपी हुई चीजों का घर है। तो ये शख्स बहुत छुपे तरीके से, और बुध के नीच होने का मतलब है कि शख्स की सही और गलत में फर्क करने की अक्ल मुकम्मल नहीं है। ऐसे शख्स के चांस बहुत ज्यादा हैं कि वो अपनी कमाई के मामले में शैतानी तरीके या चालबाजी, यहाँ तक कि झूठ और धोखे का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि किसी खास घर में पोजीशन या पहलू, खास तौर पर मारक ग्रहों का असर, ये ज्यादा चांस देता है कि शख्स सही नहीं सोचेगा और उसकी वजह से सही अमल नहीं करेगा। तो बुध, चांद और गुरु की बहुत कमजोर हालत जब किसी मारक ग्रह के असर में हो, जिसमें शनि भी शामिल है, किसी शख्स को चालबाजी और धोखा देने की प्रवृत्ति दे सकती है। और दूसरी बात यह है कि राहु की अलग अलग घरों में मौजूदगी उस खास घर के मामले में चालबाजी की प्रवृत्ति और ज्यादा दे सकती है। तो राहु चौथे घर में, मिसाल के तौर पर बस राहु की चौथे घर में मौजूदगी शख्स की घरेलू जिंदगी के बारे में कुछ गैर मामूली रुझान दे सकती है। शख्स की कोई फॉस्टर माँ हो सकती है, शख्स की परवरिश उसकी अपनी माँ के अलावा किसी और ने की हो, या शख्स की माँ उसकी अपनी संस्कृति या जाति से नहीं हो, या शख्स की माँ किसी बाहरी जगह से आए हो, शायद विदेशी हो, हालांकि वो उसी नस्ल की हो। तो राहु की चौथे घर में माँ से जुड़ी तरह तरह की कॉम्बिनेशंस हो सकती है। दूसरी चीज भी हो सकती है, चौथे घर में ये भी हो सकता है कि शख्स जायदाद, गाड़ियां वगैरह गैर मामूली तरीके से हासिल करता है। तो बहुत से लोग जो ऐसे इलाके में काम करते हो जहां उनकी रेगुलर आमदनी नहीं है, अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, और फिर सालों या महीनों तक कोई आमदनी नहीं होती। मिसाल के तौर पर शेयर बाजार या कोई और चीज, और अचानक, या उसे लॉटरी लग जाती है, और अचानक वो इतना पैसा कमा लेता है, आप जानते हैं, घर और जमीन और जायदाद हासिल कर लेता है। ये भी राहु की चौथे घर में पोजीशन हो सकती है। या शख्स की जायदाद में, गाड़ियों में गैर मामूली पसंद होती है। मैं एक दोस्त को जानता हूं जिसका राहु चौथे घर में है और वो हमेशा गाड़ियों में बदलाव करता रहता है। वो एक बिल्कुल नई, अच्छी गाड़ी खरीद सकता है और उसमें कुछ बदल देगा। वो रंग में कुछ कर सकता है, फेंडर, बम्पर, और मैं उसे कहता रहता हूँ कि ये नई गाड़ी है, अच्छी लगती है, तुम इसमें कुछ बदलाव क्यों करना चाहते हो? या फिर वो इन बड़े बड़े रिटेल टायर लगाएगा जो गाड़ी के बॉडी से लगभग 6 इंच से 1 फुट बाहर निकले हुए होंगे। तो उसकी सारी पसंद गैर मामूली है। और शुक्र है कि चौथे घर में राहु ने उसे सिर्फ उसकी गाड़ियों के बारे में ही गैर मामूली बनाया है, और कुछ हद तक वो अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करता है। वो खिड़की हटा देगा, आप जानते हैं, एक दीवार में खिड़की बंद कर देगा और दूसरी दीवार में छेद करके उसमें खिड़की बना देगा। तो वो ऐसा करता रहता है। वो अपार्टमेंट की बजाय एक अलग घर में रहता है, तो उसे करने दो। तो वो इस तरह के सब काम करता है, लेकिन कम से कम अपनी घरेलू जिंदगी में वो कुछ गैर मामूली करने की कोशिश नहीं करता। तो राहु की किसी खास घर में मौजूदगी का ये मतलब नहीं है कि शख्स चालबाज होगा या बिगड़ा हुआ होगा। ये राहु की अच्छी बात है। राहु अपने असर की ताकत से किसी को जरूरी तौर पर चालबाज नहीं बना देता, लेकिन राहु आपको चालाकी दे सकता है, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दे सकता है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट बना सकता है, हालांकि गैर अखलाकी नहीं, धोखेबाज नहीं, लेकिन आप चालाक जरूर बन जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर राहु चौथे घर में इस बात का भी इशारा हो सकता है कि आप हमेशा कोशिश करेंगे,
अगर घर के बारे में कुछ पसंद नहीं है भी, तो आप उसका जिक्र नहीं उठाएंगे। आप उसे ठीक मान लेंगे और खुद को समझाएंगे, नहीं, सब ठीक है, चीजें इतनी बुरी नहीं है। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप फौरन अपना मुंह खोल देंगे। आप कहेंगे, आप जानते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। और बीवी कहे, नहीं, मुझे पसंद है, तो आप कहेंगे, नहीं नहीं, इसमें कुछ अच्छाई भी तो है। तो ये राहु का तरीका है, घर में थोड़ी बहुत चालबाजी, शायद घर में शांति बनाए रखने के लिए। राहु आपको ये प्रवृत्ति भी दे सकता है। तो बस ये कहना कि राहु अपनी मौजूदगी से ही किसी को चालबाज बना देता है, ये सही नतीजा नहीं है। दूसरी बात ये है, जैसा मैं कह रहा था, राहु अपने आप किसी घर या राशि की माया नहीं बिगाड़ देता, लेकिन राहु के साथ किसी मारक ग्रह का तखल्लुस जरूर होना चाहिए जो राहु की फितरत बिगाड़ दे, या फिर दिमाग के ग्रहों का, चाहे वो शुभ ग्रह ही क्यों न हो, जैसे चांद, गुरु या बुध का राहु के साथ ऐसी पोजीशन में होना जहां राहु का बोलबाला हो। मिसाल के तौर पर गुरु चांडाल योग राहु और गुरु के साथ, खास तौर पर शनि के पहलू में, ऐसे मुश्किलें पैदा कर सकता है जहां शख्स दूसरों को धोखा दे सकता है या चालबाजी कर सकता है उस घर के इलाके में जहां वो मौजूद है। गुरु चांडाल योग मिसाल के तौर पर छठे घर में किसी शख्स को काम पर बहुत ज्यादा चालबाज बना सकता है, और इतना चालबाज कि शख्स गलत सलाह भी दे सकता है। गुरु सलाह देता है, गुरु काउंसलिंग करता है, गुरु कंसल्टेशन करता है। तो जब कोई सवाल या सलाह मांगी जाती है तो वो शख्स अपना फायदा साधने या अपनी प्रतियोगिता को नीचा दिखाने के लिए गलत सलाह भी दे सकता है, खास तौर पर अगर वो शनि के पहलू में हो, या कुछ हद तक मंगल के पहलू में भी। अगर मंगल भी अच्छी पोजीशन में नहीं है या ताकतवर नहीं है तो ये जरूर हो सकता है। तो गुरु चांडाल दोष जहां भी बने, उस इलाके में वो प्रवृत्ति आ सकती है, लेकिन साथ ही किसी मारक ग्रह का साथ या असर भी होना चाहिए, चाहे कंजंक्शन के जरिए हो या पहलू के जरिए। हालांकि जैसे ही राहु लग्न में चला जाता है, मिसाल के तौर पर, ये क्या करता है, शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो चालबाजी करता हो, शख्स राजनीतिक या शैतानी नहीं हो सकता, लेकिन कई बार शख्स की छवि या उसकी शोहरत ये होती है कि इस शख्स पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो मैं किसी को जानता हूं जिसकी 3 शादियां हुई। शख्स की 3 शादियां हुई, लेकिन उसकी 3 शादियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो 3 शादियां करना चाहता था, हालात की मजबूरी में उसके 3 ब्रेकअप हुए। तो कागज पर शख्स की 3 शादियां हुई, तीनों नाकाम रही। तो ये शख्स एक रिश्ते में भरोसेमंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि शख्स रिश्ते में भरोसेमंद नहीं था, मुश्किल ये थी कि कुछ पोजीशंस शादी के कानून के खिलाफ थी या रिश्ते के खिलाफ थी। लेकिन क्योंकि राहु लग्न में था, तो शख्स की शोहरत ये थी कि ये शख्स भरोसेमंद नहीं है। जरूरी है कि अगर आप अपने दायरे में किसी भरोसेमंद शख्स को चाहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, जीवन साथी हो या बच्चे, आपको भरोसेमंदी की पोजीशंस और उनकी ताकत को देखना होगा। तो मिसाल के तौर पर, राहु चांद के साथ शख्स को सही सोच न पाने की प्रवृत्ति दे सकता है, जहां शख्स चाहकर भी, अगर उसका चांद राहु के साथ कंजंक्शन में कमजोर है, तो राहु शख्स को सही देखने नहीं देगा। और अगर शनि का कंजंक्शन भी राहु के साथ हो जाए, शनि और चांद, तो आपके पास एक बहुत ताकतवर श्रापित दोष होगा, साथ ही एक बहुत ताकतवर विष दोष भी। राहु और शनि आपको श्रापित दोष देते हैं, शनि और चांद आपको विष दोष देते हैं, और राहु और चांद भी एक बुरा दोष है। तो 3 ग्रह एक साथ आते हैं, हर एक दूसरे के साथ, तो एक बुरा दोष देते हैं। ये एक ताकतवर इशारा है कि शख्स का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, और इसीलिए ये शख्स अपने अमल में भरोसेमंद नहीं है, जिसका मतलब है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वो क्या करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि शख्स गैर अखलाकी है या धोखा देना चाहता है, बस इसलिए कि आप समझ नहीं पाते कि ये शख्स कैसे अमल करेगा। तो कई बार शख्स अपने मूड या अपने मिजाज की वजह से अमल करता लगता है, कई बार वो अपने उसूलों की वजह से अमल करता है। तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कर सकते कि ये शख्स कैसे सोचता है, राहु और शनि के असर की वजह से। शनि सही, प्रैक्टिकल तरीके से सोचने की ताकत को धीमा कर देता है, खास तौर पर राहु के असर में, और राहु दिमाग पर शैतानी तरीकों का असर बढ़ा देता है और शख्स को साफ सोचने नहीं देता। ये दिमाग को एक ठंडा सा लिहाज दे देता है। शख्स बेरहम दिल हो सकता है और हमदर्दी या भरोसे के साथ नहीं सोच सकता, और इसीलिए कई बार शख्स इस तरह अमल कर सकता है जो ठंडा लगे, और क्योंकि वो बेरहम दिल लगता है और ऐसे फैसले नहीं लेता जो सहारे, देखभाल और हमदर्दी पर आधारित हो, तो शख्स ऐसा लगता है कि ये शख्स बहुत चालबाज है, इसके कोई जज्बात नहीं है, इस शख्स पर यकीन नहीं किया जा सकता। आपकी सबसे मुश्किल हालत में भी आप इस शख्स से मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। तो सेहत, सहारा, देखभाल के मामलों में
ये शख्स भरोसेमंद नहीं लग सकता, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये शख्स सिर्फ प्रोसेस के मुताबिक अमल करता है या सिर्फ उन नियमों और रेगुलेशन के मुताबिक अमल करता है जो लागू है, तो ये शख्स भरोसेमंद नहीं है। हालांकि ये शख्स असल में भरोसेमंद है, हाँ, नियम और रिवाज का पालन करता है, लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि शख्स अलग तरह से अमल करे क्योंकि हम मुश्किल में हैं, तो हम शख्स को भरोसेमंद नहीं समझ सकते। जरूरी है कि देखा जाए कि भरोसेमंदी पर सवाल किस दिशा में है। मिसाल के तौर पर, अगर राहु 10वें घर में मंगल के साथ है, तो शख्स पूरी तरह ना भरोसेमंद तो नहीं हो सकता, लेकिन शख्स अचानक काम पर अपना आपा खो सकता है, और हम इस शख्स को किसी अहम मीटिंग के लिए या क्लाइंट मीटिंग के लिए भेज सकते हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, और ये शख्स अग्री टू डिसएग्री नहीं कर पाता और गुस्से में कुछ कहकर चला आता है, अपने गुस्से में, अपने मिजाज में, क्योंकि राहु शख्स को सही देखने नहीं देता, और वो बहुत आक्रामक तरीके से, एक घुटने के झटके वाले तरीके से अमल करता है, और उस तरह से अमल करता है जो कॉर्पोरेट दुनिया में या काम के माहौल में रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। उसका रवैया और उसका तरीका ऐसे शख्स जैसा लग सकता है जो भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि शख्स में अक्लमंद मिजाज नहीं है, वो ठंडे दिमाग वाला नहीं हो सकता। तो ना भरोसेमंद होना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और अगर आप रिश्तों में भरोसेमंद नहीं समझे जाते, मिसाल के तौर पर राहु 7वें घर में शनि के साथ, मान लीजिए मंगल के पहलू में, तो ये शख्स अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखता है, और कई बार इतनी आक्रामकता भी हो सकती है, गालियां और आक्रामकता की घरेलू हिंसा भी हो सकती है। तो अगर किसी के पास ये पोजीशन है, तो ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में होना एक मुश्किल पोजीशन है, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि शख्स कब अपना आपा खो देगा, समझ नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, रिश्ते में मजबूत नहीं रहेगा, क्योंकि जहां शनि है, राहु स्थिरता की बजाय अस्थिरता देता है, नाव को स्थिर नहीं रखता। और मंगल का पहलू या लग्न से 7वें घर पर शख्स को रिश्तों में आक्रामक बना देता है, तो ये थोड़ी पेचीदा पोजीशन है। अगर राहु 12वें घर में चला जाए, मिसाल के तौर पर बुध के साथ, खास तौर पर अगर बुध दग्ध हो यानी सूर्य भी वहां मौजूद हो और ग्रहण में हो, सूर्य राहु से ग्रस्त हो, तो ये शख्स असंभव प्लान बना सकता है, ऐसे प्लान जो आसान नहीं है या बहुत बहुत मुश्किल है या असल में नामुमकिन है। और इसलिए जब आप किसी को कोई काम करने के लिए देते हैं, वो ऐसे प्लान बनाता है जो शायद ही काम कर पाए, और इसीलिए काम के प्रति उसके रवैये में, काम कराने के उसके तरीके में, वो या वो भरोसेमंद नहीं है। तो आप कैसे तय करते हैं कि कोई भरोसेमंद है और क्या भरोसेमंदी अहम है? अब आप कैसे तय करते हैं अगर किसी की कुंडली में ऐसी पोजीशन है जहां दो मारक ग्रह, मान लीजिए राहु और शनि, चांद पर असर डाल रहे हैं, या राहु गुरु पर शनि के पहलू के साथ असर डाल रहा है, मिसाल के तौर पर, तो फिर आप ऐसे शख्स पर कैसे यकीन कर सकते हैं? अगर कम से कम एक शुभ ग्रह उस कंजंक्शन पर पहलू डाल रहा हो, मान लीजिए मिसाल के तौर पर गुरु 7वें घर में राहु, चांद और शनि पर अपना पहलू डाल रहा हो, और अगर गुरु तीसरे घर से अपना 5वां पहलू डाल रहा हो, बिना शनि का पहलू वापस पाए, तो एक बहुत ज्यादा चांस है कि ये शख्स पूरी तरह ना भरोसेमंद नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि प्रवृत्ति तो जरूर है, हालांकि शख्स अपनी अक्लमंदी से, ठंडे दिमाग से, हिकमत से उस रास्ते पर नहीं चलेगा, और कई बार मुश्किल हालात में भी वो ना भरोसेमंद लग सकता है, फिर भी शख्स आखिरी हद तक नहीं जाएगा, और ऐसे शख्स से ना भरोसेमंदी के मौके दूसरों के मुकाबले कम होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस इस बारे में कि कोई शख्स कैसे भरोसेमंद है या नहीं है। कुछ दोष भी होते हैं, मिसाल के तौर पर कूट दोष, जिसका जिक्र ज्योतिषीय किताबों में किया गया है कि शायद कोई धोखेबाज और झूठा हो। शायद मैं कूट योग पर किसी और वीडियो में बात करूंगा। हालांकि जब भी आप किसी के साथ रिश्ते में आ रहे हो, या कोई नया पार्टनरशिप शुरू कर रहे हो, या लोगों के साथ काम कर रहे हो, खास तौर पर अहम डाटा पर जो पवित्र हो, तो कुंडली को ना भरोसेमंदी के लिए चेक करवाना कोई बुरा ख्याल नहीं है, खास तौर पर अगर रिश्ता करीबी हो सकता है, जैसे बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी या कोई नया टीम मेंबर जिसे आप अपने संगठन में लेने का सोच रहे हो, खास तौर पर सीनियर लेवल पर। आपके लिए उनकी कुंडली को ना भरोसेमंदी के बहुत ताकतवर इशारों के लिए चेक करवाना और फैसला लेना कोई बुरा ख्याल नहीं है। जब तक शख्स ना भरोसेमंदी के बहुत ताकतवर इशारे नहीं दिखाता, तब तक ये मान लेना भी कि राहु और शनि की पोजीशन, या राहु, शनि और चांद का एक साथ होना भी, ये कि शख्स यकीनी तौर पर ना भरोसेमंद है, तो ये ठीक नहीं है। ना भरोसेमंदी काफी हद तक किसी शुभ ग्रह के पहलू से कम हो सकती है।
इसका ये भी मतलब हो सकता है कि राहु बहुत कमजोर है और इसीलिए कंजंक्शन मजबूत नहीं है, या राहु और दूसरे ग्रहों के बीच का फासला भी 10 डिग्री से ज्यादा है, जिसका फिर से मतलब है कि राहु का दूसरे ग्रहों पर असर, खास तौर पर दिमाग के ग्रहों जैसे चांद, गुरु और बुध पर, बहुत कम हो सकता है, और इसीलिए वो शख्स कुंडली जो बता रही है उसके अलावा भी ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस इस बारे में कि कैसे चेक करें कि कोई शख्स भरोसेमंद है या नहीं, क्या शख्स धोखा देगा या चालबाजी करेगा और चापलूसी भरा अमल करेगा या नहीं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे बात करें। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त, एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।